नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम 2016 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आप लोगों को ये पेपर जो है सितंबर को होने वाली जो कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 का प्रश्न। इस प्रश्न पत्र में टोटल 150 प्रश्न थे, जिसके 75 प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगले 75 प्रश्न जो हैं अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 4f7 5d1 एंड जिनोन यूरोपियम जो होता है वो गैडोलिनियम से पहले आता है। और ये अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो 2018 था उसमें भी यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यदि गैडोलिनियम का पूछता है तो 4f7 5d1 6s2 और यूरोपियम का पूछता है तो 4f7 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बेहतर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। और तो इसका क्वेश्चन 4f7 6s2 इसका आंसर हो जाएगा। यदि गैडोलिनियम का पूछा था तो तीसरा वाला ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड्स +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से एक्टिनाइड ऐसे हैं जो +7 ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करते हैं? तो देखो, वैसे तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित, इसलिए वो सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। तो नेपच्यूनियम और प्लेटोनियम जो होता है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यदि हम यूरोपियम की बात करें तो यूरोपियम अधिकतम +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यदि वो आपसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जाए तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था आप लोग आंसर बताओगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंथेनाइड आयनों में चुंबकीय आघूर्ण की गणना हेतु किस व्यंजक का उपयोग करते हैं? तो लैंथेनाइड में चुंबकीय आघूर्ण के लिए स्पिन मोमेंटम और जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, दोनों प्रकार के मोमेंटम मतलब μs और μl दोनों का सम जो होता है वो होता है। तो हम जो चुंबकीय आघूर्ण काउंट करते हैं वो μ बराबर g लिंडे फैक्टर होता है j+1। तो तीसरे वाला ऑप्शन जो है, अभी स्कूल लेक्चरर 2018 का जो पेपर होता उसमें भी ये क्वेश्चन जो है मित्रों पूछा गया है। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय नहीं है? देखो, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 5d1 6s2, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय है। प्रोमीथियम, सीरियम के बाद में प्रोमीथियम आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f3 5d0 6s2, तो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। प्रोमीथियम के बाद में नियोडाइमियम 4f4 5d0 6s2, इसमें भी है। लेकिन लुटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, लुटीशियम का होता है 4f14 4f14 5d0 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से यह लुटीशियम जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसके अंदर जो है ऑप्शन, इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्यूरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है, क्यूरियम गैडोलिनियम के जस्ट नीचे आता है, वही एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका क्यूरियम का 5f7 6d1 7s2। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 5F7 6D1 एंड 7S2 जो होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड श्रेणी का सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है सीरियम जो होता है वो 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के पीछे उसका कारण है कि जब सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो जिनोन के बराबर आ जाता है, क्योंकि सीरियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 58। इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 58। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो जाएंगे 54। और 54 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो जिनोन के बराबर होते हैं। तो सीरियम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कलरलेस है। कलरलेस जो होता है वो जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कलरलेस होता है। तो आप लुटीशियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लुटीशियम का वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F14 5D1 6S2 होता है, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F14 5D0 6S0 हो जाएगा और 4F14 के अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लुटीशियम जो होगा वो आपका लुटीशियम जो होगा वो कलरलेस जो है एलिमेंट या आयन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बोरोजीन जो होता है उस बोरोजीन का फॉर्मूला जो होता है B3N3H6 जो होता है बोराजीन कहलाता है और ये बोराजीन जो होता है अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है। देखो इसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अल्टरनेट बेंजीन जैसा ही होता है लेकिन कार्बन 3 होते हैं, बाकी के 3 जो होते हैं वो 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन होते हैं। तो अल्टरनेट नाइट्रोजन बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, ये बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन और फिर बोरोन। तो इस प्रकार से 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन और हर एक बोरोन पे और हर एक नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो B3N3H6 जो है बोरोजीन का फॉर्मूला होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो B3N6 हो जाएगा। B3N3H6 जो है बोरोजीन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाइबोरोन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो डाइबोरोन के अंदर जो संकरण होता है बोरोन का वो sp3 होता है। बोरोन का संकरण डाइबोरोन यानी B2H6। डाइबोरोन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है B2H6 होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका ये डाइमर है, मोनोमर इसका BH3 होता है। इसके अंदर 4 तो सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड और 2 जो होते हैं वो बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बनाना बॉन्ड, कंदली बॉन्ड का मतलब होता है बनाना बॉन्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके सामने मेरे दोस्तों वो 3rd नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेकाबोरेन 14 की अभिक्रिया ... से कराने पर कार्बोरीन प्राप्त होती है। तो डेकाबोरेन जो होता है मतलब C2B4 और H10 डेकाबोरोन 14 का फॉर्मूला है। इसकी अभिक्रिया एथाइन से कराते हैं मतलब एसिटिलीन से कराते हैं तो हमें कार्बोरीन प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका एथाइन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोरेजीन बेंजीन से अभिक्रिया है। बोरेजीन जो होती है उसकी बेंजीन से क्रियाशीलता जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और बोरोन की विद्युत ऋणता में अधिक होने के कारण इसके अंदर ध्रुवता ज़्यादा पाई जाती है, पोलरिटी ज़्यादा पाई जाती है। और पोलरिटी की वजह से बोराजीन जो होती है, जबकि बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लगभग समान होती है और लगभग समान होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता कम होती है। हालांकि रेजोनेंस बोराजीन में भी होता है, बेंजीन में, बोथ हैव कंटेन द रेजोनेंस, बट द डिफरेंट इज दैट
कि बोराजिन हैव कंटेन द हायर डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ द हायर डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन द बोरोन एंड नाइट्रोजन, while in the case of the benzene, boron, carbon and hydrogen contain same electronegativity, so the non-polar type of the compound of the benzene. This is the reason that borazine is highly electronegative than the benzene. तो that is the बोराजिन जो है हाईली रिएक्टिव होती है, किससे? बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाइबोरेन में 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन बंध की कुल संख्या कितनी होती है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। या तो ये पूछ रहा है कि बोनाना बॉन्ड कितने होते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर जो होते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं? तो इसके अंदर 2 होते हैं, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो बोरोन से जुड़े होते हैं, और 2 जो होते हैं वो कदली बॉन्ड या बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं इसके अंदर। तो राइट आंसर इज द 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन से एक प्रकार के पॉलीमर होते हैं मित्रों, जो कि सिलिकॉन, कार्बन और हाइड्रोजन के बहुलक होते हैं। तो इसके अंदर सिलिकॉन, कार्बन और ऑक्सीजन इसके बहुलक होते हैं, ये सिलिकॉन्स बोलते हैं इनको। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द सिलिकेट। सिलिकेट्स SiO4 जो होते हैं, SiO4-4 जो होते हैं वो सिलिकेट की इकाई होती है। कई प्रकार के सिलिकेट होते हैं, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट्स, डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स होते हैं। तो सिलिकेट से क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं, तो सिलिकेट्स आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा जब एग्जाम देने जाइए। अगला क्वेश्चन जो है XeF4 में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो XeF4 की हम बात करें तो XeF4 का हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे? जिनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन यूनिवेलेंट है तो 4, कोई चार्ज नहीं है, अपॉन 2, तो 8 और 4 12, 12/2 बराबर 6, और 6 का मतलब हो गया sp3d2। इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है, तो इसकी आकृति कैसी हो गई? स्क्वायर प्लेनर, मतलब वर्ग समतलीय। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। XeF4 के लिए सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन की हम बात करें तो XeF4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? sp3d2, एंड इसका जो आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, यानी वर्ग समतलीय हो जाएगी। ये आपके जो है हाँ। XeF2 के लिए ज्यामिति क्या होती है? तो XeF2 की हम बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लेते हैं। 8 + 2 अपॉन 2, 8 और 2 10, 10/2 बराबर कितने हो गए? 5। तो इसका अंदर इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2, और लॉन पेयर कितने हो गए? 3। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर। तो इसकी आकृति जो है हमारे पास में कैसी हो गई? रेखीय है। तो XeF2 की आकृति कैसी होती है? क्योंकि जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसकी आकृति जो होती है वो रेखीय हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। ICl2 के बारे में पूछा है, ICl2- के बारे में। ICl2- के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ICl2 की हम बात करें तो देखो इसका संकरण कैसे निकालेंगे। 7 तो इसके अंदर क्या है? 2 क्लोरीन के एटम और 1 माइनस चार्ज +1, तो 7 और 2 9 + 1 बराबर 10, 10/2 बराबर कितने हो गए? 5। तो sp3d इसका हाइब्रिडेशन होगा, और इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर है, तो मित्रों इसका जो है शेप होगी वो लीनियर होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके हाइब्रिडेशन तो sp3d, और जो शेप है इसकी लीनियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकक कोष्ठिका की विमाएँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए विमाएँ
ए बराबर बी बराबर नॉट इजगल टू सी और अल्फा बीटा गामा। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, CTORHMT। एक बार एक ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, CTORHMT, 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 इस ट्रिक को याद कर लीजिए आप। देखो सी का मतलब क्या है, क्यूब। अब क्यूब में आपको पता है ए बी सी तीनों बराबर होती है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के होते हैं, ये सी हो गया। सी के बाद में टेट्रागोनल, जो इसमें उदाहरण है जिसमें ए और बी तो बराबर बट इजगल टू नॉट सी, और ए अल्फा बीटा गामा बराबर 90। तो ये कंडीशन इसके अंदर थ्योरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ओ का मतलब ऑर्थोरैम्बिक, CTO आर रोम्बोहेड्रल, आर HMT हेक्सागोनल, और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस प्रकार CTORHMT ट्रिक से आप लोग जो है हमारे सभी प्रकार के सातों क्रिस्टल्स की ABC और अल्फा बीटा गामा के मान याद कर सकते हो। ये जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैं बच्चों को यही ट्रिक समझा के और उनको ये क्रिस्टल्स याद करवाया करता था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका टेट्रागोनल इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर आंसर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपको मैं ट्रिक याद लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग जब मेरा वीडियो देखोगे तो आपको इस ट्रिक से और बुक्स लेके बैठोगे आप लोग तो आपको ये ट्रिक बिल्कुल याद हो जाएगी। CTORHMT, सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोगोनल, आर का मतलब रोम्बिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक और टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। और इसी क्रम से आप लोग जो है ABC और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू याद रखेंगे और इससे आपका प्रश्न कभी एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो शॉर्ट की दोष होता है और दूसरा फ्रैंकल दोष होता है। शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि कोई भी धनायन अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चला जाता है और क्रिस्टल को संतुलित करने के लिए कोई भी ऋणायन अपनी जगह छोड़कर भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर घनत्व की कमी आ जाती है। जबकि फ्रैंकल दोष के अंदर क्या होता है, घनत्व में कोई कमी नहीं आती है, डेंसिटी में कोई कमी नहीं आती है। क्या होता है कि कोई धनायन अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है और अंतराकाशीय अवकाश में फिट हो जाता है और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है क्रिस्टल के अंदर। इस प्रकार के दोष फ्रैंकल दोष होते हैं। शॉर्ट की दोष जो होते हैं उनके अंदर जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर पाया जाता है, उन्हीं में शॉर्ट की दोष पाया जाता है। लेकिन जो फ्रैंकल दोष है वो फ्रैंकल दोष जो होता है केवल उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाए। अब इनका प्रश्न ये है कि इनमें से कौन फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता। तो देखो पोटेशियम और ब्रोमाइड जो होते हैं इनके आकार लगभग बराबर पाए जाते हैं। मतलब KBr के अंदर कौन सा दोष पाया जाएगा, KBr के अंदर आपका फ्रैंकल दोष नहीं पाकर शॉर्ट की दोष पाया जाएगा। तो AgBr, AgCl, ZnS ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, इन सभी के अंदर क्या पाए जाएंगे, इन सभी के अंदर फ्रैंकल दोष पाए जाएंगे। लेकिन जो KBr है आपका, इसके अंदर जो है आपका शॉर्ट की दोष पाया जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम को P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए क्या डोपिंग करोगे। अब मिश्रित का मतलब होता है डोपिंग, किसी चीज़ के अंदर डॉप करना, दैट इज नॉन एज डोपिंग। तो देखिए, यदि हम ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाते हैं तो हमारे पास पे P प्रकार के सेमीकंडक्टर बनते हैं। और यदि हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं तो हमारे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या मिलाया है, हमने इसके अंदर ट्राइवेलेंट। अब जब ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो होल्स बन जाएंगे और होल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूस ऑफ द P type of the semiconductor, while the electrons are responsible for the producer of the N type of the semiconductor. So trivalent impurities, when we mix the trivalent impurities in the germanium, then the P type of the semiconductor are produced. While when we add your doping the pentavalent impurities, then N type of the semiconductors are the produced. Right? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अधोलिखित में से कौन सा दोष पदार्थ के घनत्व को कम करता है? अभी मैंने आपको बताया शॉर्टकी दोष जो होता है उसके अंदर किसी भी यौगिक का जो है घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रैग इक्वेशन। क्या होती है ब्रैग इक्वेशन? ब्रैग इक्वेशन क्रिस्टल्स के बीच में, दो क्रिस्टल्स के बीच की अंतराण्विक दूरी ज्ञात करने के लिए होती है और एन लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। ब्रैग इक्वेशन पर ही हमारे जो क्या बोलते हैं एक्सरे जो डिफ्रैक्शन मेथड होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो होता है वो ब्रैग इक्वेशन पे ही काम करता है। और हमारे XRF जो होता है, XRF जिससे हम किसी क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करते हैं, दे आर ऑन द प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रैग इक्वेशंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास में ब्रैग इक्वेशन का एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल में व्रेब जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्रेब ने टोटल 14 जालक बताए थे हमको। कितने जालक बताए थे? 14। इसका आंसर जो है सॉलिड स्टेट से देखो 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो सॉलिड स्टेट से देखो डिफेक्ट से क्वेश्चन आ गया, ब्रैग इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया, व्रेब जालक से क्वेश्चन आ गया, यूनिट सेल से भी एक क्वेश्चन है आगे। तो सॉलिड स्टेट से 5 या 6 क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सॉलिड स्टेट को आप अच्छे से करके जाना जाओ तब। अगला क्वेश्चन है फलक केंद्रीय घन की एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो फलक में आपको मैं बता दूं, फलक में हर एक फलक पे एक एक परमाणु होता है और कोने में एक होता है। तो कोने पर जो परमाणु होता है उसका इकाई कोशिका में योगदान होता है 1/8 × 8 बराबर कितना हो गया? 1। और फलक पर जो परमाणु होता है उसका इकाई कोशिका में योगदान होता है 1/2। तो 1/2 × 6 करेंगे तो कितने हो गए? 6, क्योंकि फलक की संख्या कितनी होती है? 6। तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे? 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। फलक केंद्र संरचना में टोटल जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्च और सेलुलोज में विभेद करने के लिए कौन से अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो देखो मित्रों, स्टार्च और सेलुलोज को डिफरेंस करने के लिए आयोडीन अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। आयोडीन अभिकर्मक स्टार्च के साथ में, स्टार्च का जो वॉयलेट कलर होता है उसको कलरलेस कर देता है आयोडीन, और सेलुलोज में ये चीज़ नहीं पाई जाती। तो आयोडीन जो होता है स्टार्च के एनालिसिस के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आयोडीन अभिकर्मक, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 नंबर का आंसर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर बनाता है। तो देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक तो होता है ब्रोमीन वाटर दैट आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, दूसरा सांद्र नाइट्रिक एसिड दैट आल्सो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, बट द ब्रोमीन वाटर इज ऑक्सीडाइज ओनली द एल्डिहाइड ग्रुप, not oxidize the secondary alcohol and not oxidize the primary alcohol, while the glucose oxidize the aldehyde group as well as the primary alcoholic group, not oxidize the secondary alcohol। तो यदि ब्रोमीन वाटर पूछा जाता तो हम इसका आंसर देते थे ग्लूकोनिक अम्ल, क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर है केवल एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि सांद्र नाइट्रिक ग्लूकोज के अंदर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और 1 प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को तो सांद्र नाइट्रिक ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, प्राइमरी अल्कोहल को और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास में सैकरिक अम्ल, इसका आंसर जाएगा 4 नंबर आंसर इज दैट सैकरिक एसिड इज दैट। अगला क्वेश्चन है अपवर्त शर्करा होती है, इनवर्ट शुगर क्या होती है? तो इनवर्ट शर्करा जो होती है वो आपके सुक्रोज जो होती है वो इन्वर्ट शर्करा होती है। और इन्होंने क्या है इस क्वेश्चन को डिलीट माना है, और डिलीट मानने का कारण भी है क्योंकि इन्होंने एक तो आंसर लिख दिया सुक्रोज, सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ द इन्वर्ट शुगर, बट हियर
They also write the mixture of the sucrose and fructose, and you know that the mixture of the sucrose and fructose, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने की वजह से इसको डिलीट मार दिया, बाकी इसका सही आंसर जो हो जाए वो सुक्रोज होगा। यदि मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप इसको सुक्रोज मान के चलिए। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है बेस से पूछ लिया है, मतलब बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से पूछ लिया है। थाइमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो थाइमीन और एडेनिन गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन के अंदर तो क्या होता है मित्रों कि दो रिंगें होती है, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो वो दोनों पिरिडीन के होते हैं, नहीं सॉरी प्यूरिन के होते हैं। और जो थाइमीन और साइटोसिन होते हैं वो एक सिंगल मेंबर्ड रिंग होती है, और दोनों ही जो होते हैं पिरिडिन बेस होते हैं। पिरिडिन बेस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्यूरिन जो होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। और इन्होंने हमें थाइमीन पूछा है, तो थाइमीन के अंदर मिथाइल होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपके सामने, ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोली के आकार की प्रोटीन, देखो हमारी प्रोटीन को हमने दो भाग में बांटा था, एक तो फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन तो फाइबर के रूप में होती है, रेशो होते हैं, इनसोल्यूबल होती है पानी के अंदर। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो सोल्यूबल होती है पानी में और राउंड शेप में होती है। तो कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रोजन ये सब के सब फाइब्रस प्रोटीन है। लेकिन इंसुलिन, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ये जो होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आती है, क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है वो पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, घुलनशील होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलुलोज की ग्लूकोज इकाइयों के मध्य उपस्थित बंध होता है। तो सेलुलोज की ग्लूकोज इकाइयों के बीच में उपस्थित जो बंध होता है वो बीटा ग्लाइकोसाइड्स होता है। क्या होता है? बीटा ग्लाइकोसाइड्स होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके सामने 2 नंबर का ऑप्शन बीटा ग्लाइकोसाइड्स होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु में पाए जाने वाली शर्करा का अर्धांश क्या होता है? तो डीएनए अणु में पाई जाने वाली शर्करा का जो अर्धांश होता है, मतलब शुगर माइटीज कौन सी पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको पता है कि आरएनए के अंदर जो है राइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि डीएनए के अंदर जो होती है एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है बीटा कार्बन से, तो बीटा D2 राइबोज इसमें अंदर से आता है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षार द्वारा जल का अपघटन पिपेरिन क्या देता है? पिपेरिन जो होता है हमारे पिपेरिन यानी मतलब काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाला एक एल्कलॉइड्स होता है, जिसका यदि हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें पिपेरिक अम्ल और पिपेरिडिन प्राप्त होती है। पिपेरिडिन जो होती है C5H5N इसका फॉर्मूला होता है, और पिपेरिक अम्ल बनता है। तो पिपेरिक अम्ल और पिपेरिडिन बनता है। जब हम पिपेरिन का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में कराते हैं तो हमारे पास में पिपेरिक अम्ल बनता है, साथ में पिपेरिडिन बनती है। तो इसका 3rd नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकोटिन क्रोमिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकरण पर क्या देता है? देखिए ये जो निकोटिनिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन पर जो है हमें निकोटिनिक अम्ल देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। निकोटिनिक अम्ल जो होता है वो हमें निकोटिनिक अम्ल के बनता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल इसके ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो हमारे पास में कोलेस्टोनॉन बन जाता है, कीटोन बनता है। और इसी वजह से क्या होता है कि यदि हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यूली कोलेस्टिनॉन और मूत्र के साथ के अंदर इनॉन आना शुरू हो जाता है। तो कोलेस्टिनॉन जो है इसके अंदर हमारे पास में फॉर्म होता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसीटो एसिटिक एस्टर व फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो एसीटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CO O C2H5 जो है फॉर्मूला होता है। इसकी फेनिल हाइड्रोजन C6H5 NH2 से अभिक्रिया कराओगे तो 3 मेथिल 1 फेनिल पिरेजोलोन बनेगा। आप करके देखना इस अभिक्रिया को, आराम से हो जाएगी आपके पास में। वैसे ही अभिक्रिया कौन सी होगी? ये अभिक्रिया होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। मैं रिपीट करता हूँ, एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा
वो ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेलोनिक एस्टर POCl3 की उपस्थिति में यूरिया से अभिक्रिया करके देता है। तो मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया यदि हम फास्फोनिल ट्राइक्लोराइड से की उपस्थिति में यूरिया से कराते हैं तो बारब्यूरेट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सक्रिय मेथिलीन यौगिक क्षारक पिपरिडीन की उपस्थिति में एल्डिहाइड से अभिक्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त अभिक्रिया करते हैं। देखो नोवल जेल अभिक्रिया, परकिंस अभिक्रिया, इन सभी क्रिया में सब में अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। तो नोवल जेल अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, मेलोनिक एस्टर होता है, मेलोनिक एस्टर जो होता है उसके अंदर सक्रिय मेथिलीन ग्रुप पाया जाता है, और सक्रिय मेथिलीन ग्रुप पाए जाने की वजह से इसके अंदर जो है हमारे पास में सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। और सिनेमिक अम्ल का निर्माण परकिन अभिक्रिया में भी होता है, लेकिन परकिन अभिक्रिया के अंदर हम एल्डिहाइड के साथ में जो होते हैं वो एनहाइड्राइड लेते हैं, जिसके अंदर सक्रिय मेथिलीन ग्रुप एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास में वो परकिन अभिक्रिया होती है। जबकि मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया हम यदि मान लो बेंजल्डिहाइड से कराते हैं तो वो नोवल जेल अभिक्रिया होती है, इसके अंदर सक्रिय मेथिलीन ग्रुप को जो है पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है नोवल जेलेन अभिक्रिया आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लेजन संघनन में होने वाली अभिक्रिया, मध्यवर्ती अभिक्रिया का नाम बताइए। देखो क्लेजन संघनन जो होती है वो एक तरीके से क्लेजन संघनन और इंटर जो डिकमान अभिक्रिया है वो सेम अभिक्रिया है। उसके अंदर चक्रीय क्लेजन होता है, ये अचक्रीय क्लेजन होता है। इसके अंदर बेस के माध्यम से होती है, तो कार्ब एनियन जो होता है वो अंतरमीडिएट बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके बीच में कार्ब एनियन आयन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, गिलमान अभिकर्मक जो होता है R2CuLi को गिलमान अभिकर्मक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब ये ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड से कराते हैं तो आपको पता है अल्कोहल का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन लिथियम अमेरिकम की अम्ल फ्यूरेन की उपस्थिति में 1,4 इपॉक्सी 1,4 डाइफेनिल दिया, उसमें मध्यवर्ती क्या होता है। तो ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर बेंजाइन का निर्माण होता है, बेंजाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजाइन। तीन नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन लिथियम अमलगम की उपस्थिति में फ्यूरेन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 1,4 इपॉक्सी 1 डाइफेनिल हाइड्रोनेफ्थलीन बनाती है, तो इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती क्या होगा। तो इस अभिक्रिया का जो मध्यवर्ती होगा वो आपका बेंजाइन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एस्टरों में ग्रिनार अभिकर्मक से अभिक्रिया के दौरान जल अपघटन कर एल्डिहाइड बनता है। तो देखो एस्टर की हम बात करें तो ओनली जो फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ एस्टर है या मैथिल फॉर्मेट जो है, एथाइल फॉर्मेट जो है, वही केवल एल्डिहाइड बनाता है। बाकी सारे एस्टर जो होते हैं वो सभी के सभी कीटोन बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर HCOO C2H5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4th नंबर जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, XeO2F2 अणु की संरचना कैसी होगी। तो XeO2F2 की जो संरचना होगी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वैसे तो इसकी शेप जो होती है सीसा होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, लेकिन सीसा ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, इसलिए इसको मैंने ट्राइगोनल डाइपिरामिडल और RPSC ने भी इसको यही माना है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट मृत्शिल्प तथा कांच उद्योग के किस पे रसायन है। तो सीमेंट जो होती है मेनली सिलिकेट्स के ऊपर डिपेंड करती है,
सिलिकेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है H2S का कोलाइड सल्फर में रूपांतरण निम्नलिखित किस विधि से होता है। तो आपको बता दूं, जो भी जितने भी मेटल के हमारे कोलाइड बनाए जाते हैं वो सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं। मेटल के सारे कोलाइड जो होते हैं वो ऑक्सीकरण विधि से बनाए जाते हैं, और नॉन मेटल के जो बनाए जाते हैं वो अपचयन से बनाए जाते हैं, या फिर कुछ जो होते हैं डबल डिकम्पोजिशन से बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर अपचयन जो है आंसर हो जाएगा। ये कोलाइड बनाने की जो है हमारे पास दो विधि होती है, एक तो परीक्षेपण विधि होती है और एक संघनन विधि होती है। तो संघनन विधि है एक तरीके से ये। अगला क्वेश्चन है कोलाइड के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखो, वैद्युत कण संचलन दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, इनकी आकृति 1 मिली माइक्रोन आकृति के कण होते हैं, और विषरण, इनमें डिफ्यूजन नहीं होता। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कंदन की क्षमता धनायन की संयोजकता पर निम्नलिखित में किस प्रकार से नियत करती है। तो हार्डी-सुल्ज के नियम से प्रश्न आया ही है। हार्डी-सुल्ज का नियम कहता है कि किसी कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, किसी एनायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उसकी स्कंदन क्षमता जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो संयोजकता के बढ़ने से स्कंदन क्षमता बढ़ती है, चाहे वो धन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, और 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम लवण को I2 के साथ गर्म करके अम्ल द्वारा जल अपघटित करते हैं तो क्या बनता है। तो एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम लवण को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो सक्सेनिक अम्ल बनता है। यह आपको जो है हमारे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर जो है उनकी जो ऑर्गेनिक किताब है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उस वाले चैप्टर में ये अभिक्रिया आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। आपको आरबीडी की किताब लेना, पौप सिंह वाली। अगला क्वेश्चन है, सुकरात को मृत्युदंड की सजा देने के लिए हेमलॉक का तेल पिलाया जाता है। सुकरात जो होते हैं, मतलब बाहर आतंकी वगैरह में आते हैं, इनको मृत्युदंड देने के लिए पहले हेमलॉक का तेल पिलाया जाता है ताकि जब सजा दे तो इनको दर्द कम महसूस हो। तो हेमलॉक का तेल इनको पिलाया जाता है। उस हेमलॉक के तेल में एक एल्कोलॉइड होता है जिसको कोनीन जो है उसको हम कहते हैं। तो कोनीन इसका आंसर हो जाएगा। ये एक एल्कोलॉइड है, 3 नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स, एन का मान। तो n स्क्वायर h स्क्वायर 8ma स्क्वायर, बहुत बार क्वेश्चन आ गया, आरपीएससी का फेमस और फैक्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें अंदर कई बार वो n बराबर 5, n बराबर 4, n बराबर 3 दे के क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी क्वेश्चन का तरीका फिक्स है और आता ही आता है 1 डायमेंशनल। ई बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर 8ma स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। समय आधारित श्रोडिंगर वेव समीकरण को व्यक्त किया जा सकता है। तो समय आधारित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होगी h psi x t i h del psi x t अपॉन del t। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मक्खन में परीक्षेपण माध्यम और परीक्षण प्रावस्था का क्रमशः है। मक्खन में परीक्षेपण माध्यम और परीक्षण प्रावस्था, तो देखो मक्खन जो है और एक तो होता है सोल और एक होते हैं जेल। तो सोल के अंदर तो क्या होता है, परीक्षिप्त अवस्था तो होती है आपका ठोस और परीक्षेपण माध्यम होता है द्रव। और जो जेल होते हैं उनमें परीक्षिप्त अवस्था तो होती है ठोस और परीक्षेपण माध्यम जो होता है, मैं एक बार गलत बोल गया मैं, जो जेल होते हैं जेल के अंदर परीक्षेपण माध्यम तो होते हैं ठोस और परीक्षिप्त अवस्था होती है द्रव। तो जो आपका मक्खन है वो मक्खन आपका जेल है, न कि सोल है। तो इसका अंदर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ठोस और द्रव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कोलाइड को शुद्ध करने की नहीं है। तो देखो, वैद्युत अपोहन जो होता है वो शुद्ध करने काम आता है, अपोहन भी काम आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अति सूक्ष्म, लेकिन स्कंदन जो होता है वो कोलाइड का गुण है, शुद्ध करने की विधि नहीं है। तो इसका अंदर जो है 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के एलिमेंट सामर्थ्य माप है। तो एलिमेंट जो मेजरमेंट होता है वो किसी विलायक के द्वारा अधिशोषण ऊर्जा का माप होता है। एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट, एड्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्वेंट।
तो किसी सॉल्वेंट के द्वारा कितना एडजॉर्प्शन होने, एडजॉर्प्शन क्योंकि एडजॉर्प्शन कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जब किसी सॉल्वेंट के द्वारा अधिशोषण होता है तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज नॉन एज एल्यूट पावर। तो विलायक की अधिशोषण ऊर्जा जो होती है वही एल्यूट होता है हमारा। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है विल्किंसन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो विल्किंसन उत्प्रेरक जो होता है वो होमोजीनस हाइड्रोजिनस के अंदर होता है, होमोजीनस कैटालाइसिस के अंदर यूज होता है। तो सम्मांगी उत्प्रेरण जो होता है उसके अंदर विल्किंसन उत्प्रेरक जो है काम में लिया जाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अब है सैंडविच यौगिक किसका उदाहरण है। तो सैंडविच यौगिक आपको पता है फेरोसिन जो होती है, जिसमें उसकी पेंटासिटी होती है, हेप्टासिटी जो होती है वो कितनी होती है 5। फेरोसिन जो होता है एक सैंडविच यौगिक है, एक जो है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, फेरोसिन जो होता है वो उसमें अनुनाद भी पाया जाता है, वो एक एरोमेटिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है एस्टर से अल्कोहल बनाने के लिए सबसे बढ़िया अभिकर्मक कौन सा है। तो अल्कोहल से जो एस्टर से अल्कोहल बनाने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 का उपयोग किया जाता है। तो सबसे बेस्ट है LiLH4 का एक दूसरा नाम और है जो आपको मैं बता दूं कि LiLH4 को दारू का ठेकेदार भी बनता है, जिस भी अभिकर्मक में डालोगे अल्कोहल बना के तैयार कर देगा आपकी वो। तो LiLH4 इज द बेस्ट एजेंट टू कन्वर्ट एनी ऑक्सीजन कंपाउंड्स टू अल्कोहल। तो LiLH4 इज आल्सो नोन एज द दारू का ठेकेदार। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है ये। द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड। तो CO प्लस C डबल बॉन्ड, ये इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पैटर्नो-बुची रिएक्शन है भैया। ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन ध्यान रखना, 2-3 बार पूछी गई अब तक RPSC के द्वारा पैटर्नो-बुची रिएक्शंस, जिसके अंदर हमारे पास में साइक्लिक कंपाउंड बन रहे हैं, और ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन पूछा गया, देख लो आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया जो होती है वो आपकी किस काम में आती है। रोजनमुंड अभिक्रिया आपके जो है एल्डिहाइड क्लोरोबेंजीन से लेकर कि जब हम बेंजाइल क्लोराइड की अभिक्रिया PD और BSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास में एल्डिहाइड बनती है। तो रोजनमुंड अभिक्रिया में कौन सा अभिकर्मक काम लिया जाता है, PDB ये वाला काम में लिया जाता है। तो PDBSO4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होता। तो पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जो होता है वो आपका पिक्रिक अम्ल होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जो होता है वो आपका पिक्रिक अम्ल होता है। तो इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, पिक्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है विभेदी तापीय विश्लेषण विधि के संबंधों में सत्य कथन है। विभेदी तापीय विश्लेषण विधि के संबंध में, तो विभेदी तापीय विश्लेषण के संबंध में ये थोड़ा DTA से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। मुझे इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों, ना ही मैंने कभी इस टॉपिक को पढ़ा है। तो ऊष्माक्षेपी घटना होने संदर्भ पदार्थ का ताप प्रतिदर्श से उच्च होता है। इसको हम कभी कोई मैटर मिलेगा तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको अभी फिलहाल ध्यान रखें। DTA तकनीकी के लिए असत्य कथन कौन सा है। तो DTA कथन जो फिंगरप्रिंट्स के लिए प्रयोग नहीं होता है, ये हमको पता है। खनिज शोध में होता है, बिल्कुल सही है। खाद्य उद्योग में होता है, बिल्कुल सही है। दवा में होता है। तो DTA का उपयोग मिनरल्स में होता है, फूड में होता है और दवा में, मतलब मेडिसिन्स के अंदर होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स का नहीं होता। फिंगरप्रिंट्स में IR टेक्निक का यूज होता है, आपको पता है। तो 1500 से 630 तक सेंटीमीटर इनवर्स तक इसकी रेंज होती है फिंगरप्रिंट में, जो कि अपने फॉरेंसिक साइंस के अंदर हमारे यूज होती है टेक्निक। अगला क्वेश्चन है CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट का TGA अध्ययन कितनी बार क्षय दिखाता है। तो TGA जो है ये थर्मल ग्रेविटिक एनालिसिस के अंदर जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये 3 बार जो है वेट लॉस शो करेगा आपके पास में। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है इस क्वेश्चन की, मैंने आंसर की के थ्रू आपसे आंसर दिया है, इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई अंदाज़ा नहीं है। आप लोग इसको खुद ही अपने हिसाब से, सॉरी मैं गलत आंसर दे गया इसका आंसर जो है, ये थोड़ी नई टेक्निक्स आई हैं आजकल केमिस्ट्री के अंदर, और इनका मैंने हिंदुस्तान जिंक में रहते हुए भी इन चीज़ों का स्टडी नहीं किया है मैंने। बाकी मैंने
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्पोटोमीटर खुद ने चलाया है मैंने हिंदुस्तान जिंक में, और XRF मैंने हिंदुस्तान जिंक में खुद ने यूज़ किया है। बाकी यहाँ पे ये DTA टेक्निक मैंने हिंदुस्तान जिंक में यूज़ नहीं की है। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरणों परमाणु द्वारा वाष्प अवस्था में अवशोषित होती है, तो इसमें अनुत्तेजित जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली सोर्स ऑफ द रेडिएशन एटॉमिक, ये देखो ये मैंने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खुद ने यूज किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। ज़्यादातर एनालिसिस एटॉमिक AAS बोलते हैं शॉर्टकट में, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटो। इसके अंदर जो लैंप होते हैं वो हेलो कैथोड लैंप होते हैं, जैसे हिंदी में तो यहाँ रिक्त कैथोड लैंप लिखा हुआ है, हेलो कैथोड लैंप होते हैं। तो हर एक मेटल का हेलो कैथोड लैंप होता है। जैसे जिंक यूज करोगे तो उसकी वेवलेंथ और हेलो कैथोड लैंप यूज करना पड़ेगा, उसका प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हेलो कैथोड लैंप, मतलब 2 नंबर का आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणुीय अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन ये है कि हम लिक्विड सॉल्यूशंस का ही हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन का हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका असत्य कथन है कि हम सभी तत्वों का निर्धारण कर सकते हैं, ये बात गलत है। तत्वों का निर्धारण विलियन में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तत्वों का निर्धारण ठोस में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तकनीकी नियम बियर नियम पे यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी तत्वों का यूज करें, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ हेल्मिनेटर ऑपरेटर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके 4 नंबर का आंसर हो जाएगा -h² 8π² del² प्लस v जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोप रीअरेंजमेंट ऑफ हेक्सा 1,5 डाइईन, कोप रीअरेंजमेंट ऑफ द हेक्सा 1,5 डाइईन। तो 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट जो होता है वो आपका कोप रीअरेंजमेंट होता है 1,5 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबाउट रिएक्शन इज दैट, तो ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है जिसके अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रोलीन जो है आपके नाम ने दिया हुआ है, और 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रोलीन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में ये एक कंपाउंड बन रहा है। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज द, दिस इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और यदि इस रिएक्शंस की मैं आपको बात करूं तो ये रिएक्शन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 4+2π एडिशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 4π2 एडिशन रिएक्शंस। तो 4 नंबर का आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटो एसिटिक एस्टर से 5-मेथिल 2-हेक्सेनॉन के संश्लेषण में उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। बेयर ऑक्सीडेशन जो होता है, बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या लेते हैं? तो पर एसिड जो होता है इसके अंदर यूज होता है C6H5 COOH जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य एडजॉर्बेंट के रूप में, एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक के रूप में अधिशोषण कॉलम में क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? तो एलुमिना, सिलिका जेल, सेलुलोज पाउडर, एलुमिना, सिलिका जेल, सिलिका पाउडर, ये सभी जो होते हैं एज ए यूज होते हैं एडजॉर्बेंट के रूप में। तो 4th नंबर का आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनो अम्ल का चयन कीजिए। तो इम्यूनो अम्ल जो होता है, प्रोलीन जो होता है वो इम्यूनो अम्ल होता है इसके अंदर। तो प्रोलीन इज द राइट आंसर इज। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ये है कि ये देखो ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की है। यदि हम CO से OH बदलते तो ये स्वान रिएक्शन होती, लेकिन हम अल्कोहल से कीटोन बदल रहे हैं तो ये रिएक्शन जो है सेरेट ऑक्सीडेशन होगा। ये दैट इज नोन एज सेरेट ऑक्सीडेशन, सेरेट ऑक्सीडेशन। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरेट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है जब हम क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन, देखो ये एक जो है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड कीटोन तक हो रहा है, तो ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है। तो दिस इज द सेरेट ऑक्सीडेशन। अभी अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं हम लोग।
अगला LiLH4 का उपयोग मेटाटॉल्विक अम्ल को अपचयन कर देता है, तो मेटाटॉल्विक अम्ल को मेटामेथिल बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, 75 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इसके बचे हुए 75 क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।